चलो लेट्स स्टार्ट। वेलकम एवरीवन। इन टुडेज सेशन हम डिस्कस करेंगे वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स। अभी तक हमने क्या क्या कर लिया है? अभी तक वाटर डिमांड कर लिया, पॉपुलेशन फोरकास्टिंग और सोर्सेज ऑफ वाटर को कर लिया है, ठीक है ना। क्वेश्चन सीरीज जरूर से देख लेना। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स। समझो पहले वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स होता क्या है ना। क्विक रिवीजन कोर्स है, बता रखा है पहले ही, तो बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, पर जो चीज़ें एग्जाम परस्पेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर बार बार डिस्कस करेंगे हम, ठीक है ना। तो वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स, क्वालिटी ऑफ वाटर कैसे डिसाइड करेंगे कि वाटर की क्वालिटी कैसी है। देखो, अगर जो चीज़ पानी में रिक्वायर्ड है हमारे, ठीक है ना, जैसे कि पीएच कितना होना चाहिए पानी का, एल्कलिनिटी कितना होना चाहिए, जो डिजायरेबल चीज़ है उसको हम पानी में ऐड करते हैं, और जो डिजायरेबल नहीं है, अनडिजायरेबल है, उसको पानी से एक्सट्रैक्ट कर देते हैं। फिर जो आपके पास बचता है वही मेरा वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स होता है, मतलब वही डिजायर्ड वाटर होता है जिसको हम यूज करते हैं ड्रिंकिंग पर्पज के लिए, या फिर आपके घरों में जो पानी आता है वो वही पानी होता है। उसमें क्या होता है कि सारे प्रॉपर्टीज जो हैं, जो कि जैसे मान लो कि फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, क्वालिटी पैरामीटर्स हैं, केमिकल क्वालिटी पैरामीटर्स हैं और बायोलॉजिकल क्वालिटी पैरामीटर्स हैं, उनको एक रेंज में रखा जाता है ताकि हर एक चीज सही मात्रा में पानी में प्रेजेंट हो, ठीक है ना। तो चलो, तीन तरीके के वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स डिस्क्राइब किए गए हैं: फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स। अब फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स क्या होता है? फिजिकल मतलब क्या? कोई भी ऐसी चीज जिसको हम सेंस कर सकें वो फिजिकल हो गई। जैसे कि सस्पेंडेड सॉलिड्स, उसको देख सकते हैं ना, फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर हो गई सस्पेंडेड सॉलिड्स। फिर है टर्बिडिटी, पानी में टर्बिडिटी। टर्बिडिटी क्या होती है? एक्सटेंड टू विच, जैसे कि पानी में बहुत सस्पेंडेड सॉलिड्स हैं, ठीक है ना, तो जब हम पानी को देखते हैं तो उसमें टर्बिडिटी दिखती है। टर्बिडिटी मतलब कि कितना ज्यादा तुम्हारे सस्पेंडेड सॉलिड पानी में प्रेजेंट है। डिटेल में भी आएंगे, एक बार देख लो पहले कौन कौन से फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स होते हैं। फिर एक कलर, पीले रंग का पानी दे दूंगा, पी लोगे क्या? मतलब टैप से पानी निकाल दिया पीले रंग का, पी लोगे? नहीं पियोगे, कहोगे ये तो गंदा है सर। तो कलर एक और पैरामीटर है। फिर टेस्ट एंड ऑर्डर। देन फिजिकल क्वालिटी पैरामीटर क्या हो गया? टेम्परेचर है। सारे वो क्वालिटी पैरामीटर जिसको हम अपने किसी सेंस ऑर्गन से सेंस कर सके, वो हो गए फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स। फिर आता है केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स। अब ये एक ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनको हम सेंस नहीं कर सकते हैं, पर इसको किसी ना किसी मेथड से, लैब टेस्ट से हम इसको निकाल सकते हैं कि अच्छा पानी में डिजोल्व सॉलिड्स इतने होंगे, या फिर पीएच पानी का ये होगा। एल्कलिनिटी को टाइट्रेट कर सकते हैं, पर इसको हम सेंस नहीं कर सकते हैं, तो वो क्या हो गया? केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स। कौन कौन से होते हैं? डिजोल्व सॉलिड होता है, पीएच, एल्कलिनिटी, हार्डनेस, क्लोराइड्स, नाइट्रोजन एंड फ्लोराइड्स। और भी बहुत सारे होते हैं, पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये इंपॉर्टेंट है। इनमें भी तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पे हम ज्यादा फोकस करेंगे। एक है पीएच, हार्डनेस और एल्कलिनिटी। प्रीवियस ईयर्स गेट उठा लेना या कहीं भी उठा लेना, एल्कलिनिटी हार्डनेस का हर साल एक क्वेश्चन तुम्हें मिल ही जाएगा। तो ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। और पीएच भी इंपॉर्टेंट है, पीएच भी देखेंगे। फिर नेक्स्ट आता है बायोलॉजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर। उसमें बस एक टेस्ट पढ़ना है आपको, एमपीएन नंबर टेस्ट या मोस्ट प्रोबेबल नंबर टेस्ट, ठीक है ना। चलो तो शुरू करते हैं पहले फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर से। पहला है फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर। इसमें सबसे पहले क्या? सबसे पहले हम पढ़ेंगे सस्पेंडेड सॉलिड्स, हाँ। अब पानी में सस्पेंडेड सॉलिड्स कितने हैं ये कैसे पता लगेगा? अच्छा देखो, इसमें ना हर एक जगह कभी कभार छोटे मोटे 2 नंबर के 1 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं, मैच द फॉलोइंग में भी आ सकते हैं। तो इससे तुम्हें जो सैंपल होता है वो पता होना चाहिए, कौन सा हम अपैरेटस यूज कर रहे हैं उसको रीड करने के लिए ये पता होना चाहिए, एक्सेप्टेबल लिमिट पता होनी चाहिए, सस्पेंडेड सॉलिड की एक्सेप्टेबल लिमिट कितनी होगी, कॉज ऑफ रिजेक्शन लिमिट कितनी होगी, ये पता होना चाहिए। और उसको प्रोसीजर तो मैं डिस्कस कर ही रहा हूँ, ठीक है ना। तो चलते हैं सस्पेंडेड सॉलिड्स पे। ग्रेविमेट्रिक मेथड है कि ग्रेविमेट्रिक मतलब क्या कि एक तुम्हारा कंटेनर है, उसमें ग्रेविटी से कितने पानी मतलब सेटल हो जा रहे हैं, क्या हो रहे हैं, कौन से पानी जब मैं क्या कहते हैं जब उसको बॉईल करूंगा एक टेम्परेचर रेंज में रखूंगा तो कुछ सॉलिड्स रह जाएंगे, डिजोल्व वाले चले जाएंगे, उड़ जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, क्योंकि टेम्परेचर हम बहुत हाई रखेंगे। तो इस तरीके से निकाला जाता है, ठीक है ना। तो सस्पेंडेड सॉलिड्स में कौन सा मेथड यूज होता है? ग्रेवियोमेट्रिक
टेक्निक, याद रखना। दो तरीके के सस्पेंडेड सॉलिड्स होते हैं, एक होता है नॉन वॉलेटाइल या फिर इनऑर्गेनिक, या फिर इसको और क्या बोल सकते हैं, फिक्स्ड। एक होता है ऑर्गेनिक या फिर वॉलेटाइल सस्पेंडेड सॉलिड्स, ये होते हैं, ठीक है ना। अब इसके टेस्ट के लिए ग्रेविमेट्रिक टेक्निक यूज करते हैं हम। अब इसका टेस्ट बताते हैं कि क्वेश्चंस एग्जाम में कैसे पूछ जाते हैं, ये भी जानना जरूरी है। जैसे मान लो कि ये हमारे पास वाटर का सैंपल है, ठीक है ना, सैंपल ऑफ वाटर है, इसमें सस्पेंडेड सॉलिड्स हैं और डिजोल्व सॉलिड्स भी होंगे अगर सस्पेंडेड है तो, ठीक है ना। जब इस पानी को हम 104 डिग्री सेल्सियस पे हीट कर देंगे, बॉईल कर देंगे, तो क्या बचेगा, पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 100 होता है। पानी खत्म, बचेगा क्या, सॉलिड्स बचेंगे। कौन से, सस्पेंडेड या डिजोल्व, सोचो, दोनों ही बच जाएंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि पानी में अगर हम 104 पे उसको बॉईल कर दिया, डिजोल्व सॉलिड खत्म हो गए, ऐसा नहीं है। 104 पे करेंगे तो वो पानी का बॉइलिंग पॉइंट है, तो टोटल सॉलिड्स बचेगा। टोटल सॉलिड क्या होता है, सस्पेंडेड सॉलिड प्लस डिजोल्व सॉलिड। ठीक, अब इस टोटल सॉलिड्स को लेके हम, एक फिल्टर होता है वॉटमैन फिल्टर, ठीक, वॉटमैन फिल्टर, इस फिल्टर पे इस टोटल सॉलिड को डालेंगे तो दो चीज निकलेगा, एक है फिल्टर, एक है फिल्टरेट। फिल्टर क्या होता है, फिल्टरेट क्या होता है, फिल्टर का मतलब जो चीज फिल्टर हो गई वो फिल्टरेट हो गई, मतलब जो समझाता हूं तुम्हें। जैसे मान लो हमने पानी को बॉईल कर दिया, ठीक है ना, सस्पेंडेड टोटल सॉलिड्स बच गए, वॉटमैन फिल्टर लिया, उसको पोर कर लिया, जो डिजोल्व पोर्शन होगा वो क्या होगा, वो नीचे चला जाएगा, और जो सस्पेंडेड पोर्शन होगा वो वॉटमैन फिल्टर के तुम्हें ऊपर मिल जाएगा। समझ में आ रहा है। तो वॉटमैन फिल्टर के ऊपर क्या मिलेगा मुझे, वॉटमैन फिल्टर के ऊपर मिलेगा मुझे सस्पेंडेड सॉलिड्स मिलेगा। तो ये फिल्टर के ऊपर क्या मिलेगा मुझे, सस्पेंडेड सॉलिड्स मिलेंगे, और फिल्टर से जो पास हो जाएगा वो क्या होंगे, डिजोल्व्ड सॉलिड्स होंगे, ठीक है ना। अब देखो, अब ये जो सस्पेंडेड सॉलिड्स मिला मुझे, उसमें क्या क्या है, ऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड है और इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड है। सिमिलर वे में जो डिजोल्व सॉलिड्स मिला उसमें क्या क्या है, ऑर्गेनिक डिजोल्व सॉलिड्स हैं और इनऑर्गेनिक भी हैं। तो अब हमें पता लगाना है कि ऑर्गेनिक वाले कितने हैं, तो वो कैसे लगाएंगे, इस सस्पेंडेड सॉलिड को हम लेके एक हाई टेम्परेचर पे, टेम्परेचर अराउंड कितना, 400 डिग्री सेल्सियस पे हम उसको गर्म कर देंगे। तो जो ऑर्गेनिक वाले हैं वो तो खत्म हो जाएंगे, वो तो बचेंगे ही नहीं, और जो बचेगा वो क्या बचेगा, बचेगा मेरा इनऑर्गेनिक वाला बचेगा, ठीक है ना। तो उसको वापस से हम हीट करते हैं अप टू 450 डिग्री सेल्सियस, तो उसमें क्या होता है कि इनऑर्गेनिक वाला बच जाता है, ऑर्गेनिक वाला खत्म हो जाता है। तो सस्पेंडेड सॉलिड्स को जब हम यहाँ पे 450 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे तो दो चीज मिलेगा, क्या क्या मिलेगा, इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड और ऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड। सिमिलर वे में जो डिजोल्व सॉलिड्स थे उसको क्या करेंगे, 450 पे वापस से हीट करेंगे 450 डिग्री सेल्सियस पे, फिर दो चीज मिलेगा, क्या मिलेगा, पहला मिलेगा ऑर्गेनिक डिजोल्व सॉलिड्स, ऑर्गेनिक डिजोल्व सॉलिड्स, और दूसरा मिलेगा, बताओ, इनऑर्गेनिक डिजोल्व सॉलिड्स, इनऑर्गेनिक डिजोल्व सॉलिड्स, ठीक। अब देखो, तो क्वेश्चन में पूछ लेगा तुमसे कि बताओ टोटल ऑर्गेनिक सॉलिड्स कितने हैं, है ना। जो सस्पेंडेड सॉलिड है उसमें ऑर्गेनिक पोर्शन टोटल कितना है, ऑर्गेनिक पोर्शन कितना है, ऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड्स प्लस ऑर्गेनिक डिजोल्व सॉलिड्स, ये पूरा मिला के क्या है, टोटल ऑर्गेनिक सॉलिड, ठीक। पूछ लेगा कि टोटल सॉलिड्स में से इनऑर्गेनिक पोर्शन कितना है, तो वो ये है, इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड प्लस इनऑर्गेनिक डिजोल्व सॉलिड, इन दोनों को मिला दो क्या बन जाएगा, टोटल इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक को फिक्स भी कहते हैं तो टीएफएस दे देता हूं, टोटल फिक्स सॉलिड, ये बन जाएगा। अब टोटल ऑर्गेनिक प्लस टोटल फिक्स को मिला के वापस से क्या बन जाएगा मेरा, टोटल सॉलिड, सही तो है, समझ में आया। वापस से एक क्विकली रिवाइज करो इस चीज को जो बोला मैंने,
मैंने कहा कि एक सैंपल है, सैंपल में क्या है, टोटल सॉलिड्स है, टोटल सॉलिड्स में क्या क्या होता है, सस्पेंडेड सॉलिड होता है और क्या होता है बताओ, डिजॉल्व सॉलिड होता है। ठीक, अब इस पोर्शन को लेके हम 140 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल कर देते हैं तो टोटल सॉलिड मिल जाएगा, पानी खत्म हो गया। अब उसको वॉटमैन फिल्टर पे पोर कर लेते हैं, वॉटमैन फिल्टर, वॉटमैन फिल्टर में से जो नीचे निकल गया वो क्या रह गया, डिजॉल्व सॉलिड निकल गया, और जो सस्पेंडेड सॉलिड थे वो ऊपर रह गए। ठीक है ना। अब सस्पेंडेड सॉलिड्स का नेचर क्या है, ऑर्गेनिक है इनऑर्गेनिक है, दोनों हो सकते हैं। सिमिलर वे में डिजॉल्व सॉलिड्स का नेचर क्या है, ऑर्गेनिक है कि इनऑर्गेनिक है, वो भी दोनों हो सकते हैं। तो सस्पेंडेड सॉलिड्स को जब मैं 450 डिग्री सेल्सियस पे उसको भी बॉईल करूंगा तो फिर क्या आएगा, जो ऑर्गेनिक वाला पोर्शन होगा वो तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, इनऑर्गेनिक पोर्शन रह जाएगा। तो इनऑर्गेनिक पोर्शन उससे निकल जाएगा जो रह जाएगा, और जो खत्म हो गया वो हो गया ऑर्गेनिक पोर्शन मेरा। तो इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड्स मिल जाएगा और ऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड मिल जाएगा। अब आते हैं डिजॉल्व वाले पे, डिजॉल्व सॉलिड है उसको भी 450 पे कर दिया, तो जो पोर्शन चला गया खत्म हो गया, कितना गया, ऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड खत्म हो गया, बचा क्या, इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड बच गया। अब देखो टोटल ऑर्गेनिक सॉलिड्स पूछ लिया मेरे से, तो ऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड और ऑर्गेनिक डिजॉल्व सॉलिड को ऐड कर दो, मिल गया हमें टोटल ऑर्गेनिक सॉलिड्स। पूछ लिया टोटल फिक्स सॉलिड है, टोटल इनऑर्गेनिक सॉलिड पूछ लिया, तो इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड और इनऑर्गेनिक डिजॉल्व सॉलिड्स को ऐड कर दो, क्या मिल गया, टोटल फिक्स सॉलिड मिल गया। और टोटल ऑर्गेनिक प्लस टोटल फिक्स क्या हो गया, टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स हो गया। समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। ये था सस्पेंडेड सॉलिड्स के बारे में। तो कौन सी टेक्निक यूज करते हैं हम, ग्रेवियोमेट्रिक टेक्निक यूज करते हैं। ठीक है ना। अब हर एक केस में तुम्हें याद रखना है कि एक्सेप्टेबल लिमिट क्या होगी उसकी और कॉज ऑफ रिजेक्शन लिमिट क्या होगी। एक्सेप्टेबल लिमिट मतलब क्या, कि पानी में वो इतना रहेगा तो हम पानी को एक्सेप्ट कर लेंगे, जैसे कि इसका होता है एक्सेप्टेबल लिमिट, कॉज ऑफ रिजेक्शन लिमिट 500 मिलीग्राम पर लीटर, और ये इसे याद रखना इंपॉर्टेंट है 2000 मिलीग्राम पर लीटर। यानी कि पानी में अगर सस्पेंडेड सॉलिड 500 मिलीग्राम पर लीटर होगा तो हम उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। रिजेक्ट कब कर देंगे, अगर वो 2000 मिलीग्राम पर लीटर चला गया तो उस पानी के सप्लाई को रिजेक्ट कर देंगे, उसको नहीं भेज सकते हैं। तो रेंज क्या है, 500 से 2000 के बीच में, याद रखना इंपॉर्टेंट है ये। हर केस में तुम्हें ये एक्सेप्टेबल लिमिट और कॉज ऑफ रिजेक्शन लिमिट तो याद ही रखना है। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड, सेकंड क्या है, सेकंड डिस्कस करेंगे हम टर्बिडिटी। ठीक, अब टर्बिडिटी होती क्या है बताओ। टर्बिडिटी होती है एक्सटेंड टू विच लाइट कैन बी आइदर स्कैटर्ड और एब्जॉर्ब, मतलब कि पानी में सस्पेंडेड सॉलिड्स हैं। ठीक, अगर सस्पेंडेड सॉलिड ज्यादा हो गए पानी में, जब पानी को देखोगे तो उसका बेस सरफेस सतह देख सकते हो क्या तुम, नहीं देख सकते हो। सस्पेंडेड सॉलिड्स कम होंगे तो सतह देख सकते हो, हाँ देख सकते हैं। तो टर्बिडिटी को कहीं ना कहीं जाके हम सस्पेंडेड सॉलिड से ही कोरिलेट करके टर्बिडिटी बताते हैं, पानी टर्बिड है कि नहीं है, समझ रहे हो ना। तो ये होता क्या है, एक्सटेंड टू विच लाइट कैन बी आइदर स्कैटर्ड और एब्जॉर्ब। ठीक है ना। जैसे कि हम देख क्यों पाते हैं पानी के अंदर सतह, हम क्यों देख पा रहे हैं, क्यों, लाइट की वजह से। ये तो बेसिक हम 10th 12th क्लास में जा रहे हैं, है ना। तो टर्बिडिटी क्या होती है, एक्सटेंड टू विच लाइट कैन बी आइदर स्कैटर्ड और एब्जॉर्ब्ड। अब कुछ मेथड है टर्बिडिटी डिफाइन करने के लिए, कुछ फील्ड मेथड है और कुछ क्या है, लैब मेथड है। तो फील्ड मेथड क्या होती है, टर्बिड रॉड मेथड, टर्बिड टर्बिडिटी रॉड मेथड, ये तुमने एक्सपेरिमेंट किया भी होगा 11th 12th क्लास में, तो करते हैं बच्चे। टर्बिडिटी रॉड मेथड ये एक्सपेरिमेंट है। इसमें क्या होता है कि एक मेरे पास कंटेनर होता है, फ्लास्क मान लो, ठीक है ना, उसमें वाटर सैंपल है, उसकी टर्बिडिटी हमें जाननी है। तो हमारे पास एक एल्युमिनियम की रॉड होती है, उसमें प्लेटिनम की नीडल लगी होती है, जैसे कि ऐसे करके वो रॉड होती है, यहाँ पे प्लेटिनम की नीडल लगी होती है, उसको हम इस फ्लास्क में डाल देते हैं। ठीक, और ऊपर से हम व्यू कर रहे होते हैं इस नीडल को, एक डेप्थ पे जाके नीडल जो दिखनी बंद हो जाती है हमें, ठीक है ना। तो वही ये हम ये डेप्थ ले लेते हैं, उसको कैलिब्रेट कर देते हैं टर्बिडिटी की वैल्यू से, तो हमें पता चलता है टर्बिडिटी होगी क्या उसकी। ठीक है ना। तो ये हो गया मेरा टर्बिडिटी रॉड मेथड। ये क्या है, लैब मेथड है, लैब सॉरी फील्ड टेस्ट है ये फील्ड टेस्ट, फील्ड टेस्ट। तो टर्बिडिटी रॉड मेथड क्या हो गया, फील्ड टेस्ट हो गया। यूनिट क्या होती है टर्बिडिटी की, STU या फिर PPM या फिर मिलीग्राम पर लीटर, ये होती है। अब आते हैं लैब टेस्ट पे। लैब टेस्ट, तीन लैब टेस्ट हैं, इंपॉर्टेंट है, तीनों समझ लो क्या है। बेस टर्बिडिटी मेथड,
बीडीटी मेथड, एक होता है जैक्सन और लास्ट होता है नेफ्लोमीटर। ठीक, अब इसमें जानना क्या है ये समझो, इंपॉर्टेंट क्या है लैब टेस्ट में। वैसे तो बस तुम नाम याद रखो, पर उन नाम में से दो चीजें जो कि पूछी जा चुकी हैं काफी बार, उनसे समझ लो। प्रिंसिपल क्या है, किस प्रिंसिपल पे मेरा ये बेस स्टेबिलिटी मेथड बेस्ड है, और नेफ्लोमीटर किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है। बेस स्टेबिलिटी मेथड जो बेस्ड है वो है मेरा एड्जॉर्प्शन ऑफ लाइट पे, एड्जॉर्प्शन ऑफ लाइट के प्रिंसिपल पे, ऑफ लाइट, इस प्रिंसिपल पे बेस्ड है। और नेफ्लोमीटर किस पे बेस्ड है, स्कैटरिंग प्रिंसिपल पे बेस्ड है, स्कैटरिंग प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। अब नेफ्लोमीटर था तो इसका एक और यूनिट दे दिया एनटीयू, ठीक है ना। तो ये एसटीयू, पीपीएम, मिलीग्राम पर लीटर, एनटीयू सब सेम है, पर यहाँ पे याद करने वाली क्या चीज है, ये एड्जॉर्प्शन ऑफ लाइट प्रिंसिपल होता है इसका बेस्ड स्टेबिलिटी मेथड में, और नेफ्लोमीटर में स्कैटरिंग प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तुमसे। ये हो गया। अब देखो स्टैंडर्ड सैंपल क्या होता है, ठीक है ना। स्टैंडर्ड सैंपल जो होता है, सिलिका यूज करते हैं वाटर में, ठीक है ना। SiO2 का सॉल्यूशन यूज करते हैं वाटर में, सिलिका एस SiO2 इन वाटर। ये मेरा स्टैंडर्ड सैंपल है। ये वाला जो स्टैंडर्ड सैंपल है वो हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं, ये बेल स्टेबिलिटी मीटर यूज करते हैं, जैक्सन यूज करते हैं, लेकिन नेफ्लोमीटर में स्टैंडर्ड सैंपल ये नहीं था। यहाँ पे क्या किया गया कि सिलिका को हम रिप्लेस कर दिए फॉर्माजीन से, ठीक है ना। सिलिका को फॉर्माजीन से रिप्लेस कर दिए। अब फॉर्माजीन से रिप्लेस किया, एडवांटेज इसका नहीं पूछेगा तुमसे, पूछेगा क्या कि इनमें से कौन सा बेस्ट मेथड है। बेस्ट होता है नेफ्लोमीटर, क्यों, क्योंकि सिलिका की जगह यहाँ पे फॉर्माजीन यूज करते हैं, ठीक है ना। फॉर्माजीन स्टैंडर्ड हमारा सॉल्यूशन होता है, सैंपल होता है, उसको हम यूज करते हैं। तो बेस्ट मेथड कौन सा हो गया, नेफ्लोमीटर इज द बेस्ट मेथड। हाँ, किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, स्कैटरिंग पे। और बेस्ड स्टेबिलिटी मेथड किस पे बेस्ड होता है, एड्जॉर्प्शन ऑफ लाइट पे। स्टैंडर्ड सैंपल क्या होता है, सिलिका एज SiO2 इन वाटर। ठीक, इस पोर्शन से इतना ही पूछता है। और जो एक चीज मैंने और कहा जो कि इंपॉर्टेंट, इसको आप हमेशा याद रखेंगे, एक्सेप्टेबल लिमिट और कॉज ऑफ रिजेक्शन लिमिट टर्बिडिटी के लिए। तो टर्बिडिटी के लिए एक्सेप्टेबल लिमिट होता है 1 NTU, और कॉज ऑफ रिजेक्शन लिमिट होता है 5 NTU। ठीक, इसको याद रखना, 1 NTU से 5 NTU। चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्या है, टेस्ट एंड ऑर्डर। एपैरेटस क्या यूज करते हैं इसमें, ऑस्मोस्कोप, ऑस्मोस्कोप। ठीक, बस नाम याद रखना कि ऑस्मोस्कोप को यूज किया जाता है यहाँ पे। चलो, अब इसका यूनिट क्या होता है, टेस्ट एंड ऑर्डर का यूनिट होता है टॉन, थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर, थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर, टॉन, ये TON, ये यूनिट होता है इसका। अब निकालते कैसे हैं टेस्ट एंड ऑर्डर, जैसे मान लो कोई पानी तुम्हें दिया, उसमें एक अलग सा ऑर्डर आ रहा है, टेस्ट तो छोड़ो, ऑर्डर आने के बाद भी तुम उस पानी को पीना पसंद करोगे नहीं। तो ये हम पता कैसे लगाते हैं कि टेस्ट एंड ऑर्डर का जो टॉन, उसका यूनिट होता है टॉन, वो है कितना पानी में। इसको डाइल्यूशन रेशियो बस याद रख लो। जैसे मान लो कि हमारे पास एक सैंपल था A, इनिशियल वॉल्यूम था, ठीक है ना, जिसमें से हमारा ऑर्डर आ रहा था, इनिशियल वॉल्यूम जिसमें से ऑर्डर आ रहा था, मान लो ये है 50 ml, ठीक है ना। तो इसमें हम कितना पानी और ऐड करें ताकि उससे ऑर्डर ना आए। ठीक, तो उसको मान लो B है, इसमें हमें मान लो कि 100 ml पानी और ऐड करना पड़ गया, 100 ml और ऐड करना पड़ गया ताकि उससे वो ऑर्डर ना आए। ठीक, तो जो रेशियो होता है टॉन इज इक्वल टू A प्लस B अपॉन में A, इनिशियल वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम एडेड अपॉन में इनिशियल वॉल्यूम, ये होता है, ठीक है ना। तो इस केस में निकालो कितना हो गया, 100 प्लस 50 अपॉन में 50, 3 टॉन। ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर तुमसे निकलवा देगा कितना है। तो होता क्या है, टेस्ट एंड ऑर्डर ऑस्मोस्कोप से करते हैं, थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर इसका यूनिट है TON, ठीक है ना। तो इसकी एक्सेप्टेबल लिमिट और कॉज ऑफ रिजेक्शन लिमिट पता होनी चाहिए। एक्सेप्टेबल लिमिट कितनी होती है, 1 टॉन, और कॉज ऑफ रिजेक्शन कितनी होती है, 3 टॉन। ये वाला एग्जाम्पल याद रखना है ना, कि मान लो इनिशियल वॉल्यूम जो ओडरस सैंपल था हमारे पास वो 50 ml का था,
तो उसमें हम और कितना मतलब वाटर ऐड करें ताकि वो ओडर खत्म हो जाए और वो गुड टू गो हो जाए। तो मान लो 100 ml हमने ऐड किया, तो ए प्लस बी अपॉन में ए करोगे तो 3 टन आ जाएगा। ऐसे निकालते हैं, ठीक है ना, थ्रेशोल्ड नंबर। ये याद रखना, एक्सेप्टेबल लिमिट और कॉज ऑफ रिजेक्शन लिमिट 1 टन से 3 टन होता है। चलो चौथा, कलर के बारे में बात करते हैं। कलर, अरे देखो, जो पानी का कलर होता है वो किसकी वजह से दिखता है हमें, बताओ। उसमें जो सस्पेंडेड सॉलिड्स होते हैं उसकी वजह से पानी कलर इंपार्ट करता है, ठीक है ना। तो अब सस्पेंडेड सॉलिड्स क्या हो गए, एक हो गया टोटल सॉलिड्स, वो क्या हो गया, सस्पेंडेड सॉलिड्स प्लस डिजोल्व सॉलिड्स, एक तो ये हो गए। दूसरा क्या हो गया, अगर हम पानी से सस्पेंडेड सॉलिड्स को किसी तरीके से निकाल लेते तो बचता क्या है, डिजोल्व सॉलिड्स, ठीक है ना। तो अगर पानी में टोटल सॉलिड्स प्रेजेंट है, यानी कि सस्पेंडेड डिजोल्व दोनों प्रेजेंट है, तो जो कलर हम देखेंगे वो पानी का ट्रू कलर नहीं होगा, वो क्या होगा, वो का अपेरेंट कलर। याद रखना, अपेरेंट कलर होता है वो। ट्रू कलर कैसे दिखता है, बस जो डिजोल्व सॉलिड्स की वजह से जो कलर दिख रहा है वो होता है ट्रू कलर, ठीक, ट्रू कलर। अब कलर का यूनिट क्या होता है, ये होता है हेजन यूनिट। क्या होता है, हेजन यूनिट से भी इसको बोला जाता है, ठीक। स्टैंडर्ड सैंपल हमें पता होना चाहिए, स्टैंडर्ड सैंपल क्या है, स्टैंडर्ड सैंपल होता है यहाँ पे प्लेटिनम एज अ क्लोरोप्लेटिनेट आयन इज यूज्ड, एज क्लोरोप्लेटिनेट आयन, प्लेटिनम को एज अ क्लोरोप्लेटिनेट आयन यूज करते हैं, ये स्टैंडर्ड सैंपल हो गया, ठीक। इसको टिंटोमीटर में डाल के फिर कलर फाइंड करते हैं। अभी क्विक रिविजन कोर्स है, तो जो जो मैं बोल रहा हूँ ना उसको एज इट इज याद रखो, मतलब इतना पोर्शन है कि तुम्हें ये चीज याद होनी चाहिए, तो तुम्हारा क्वेश्चन बन जाएगा एग्जाम में, ठीक। चलो, तो अब लास्ट चीज, एक्सेप्टेबल लिमिट और कॉज ऑफ रिजेक्शन लिमिट। कलर की यूनिट क्या होती है, टीसीयू, हेजन यूनिट या फिर टीसीयू, ट्रू कलर यूनिट, ठीक है ना, ट्रू कलर यूनिट। तो ये होती है 5 TCU टू 15 TCU, ठीक है ना। 5 TCU से 15 TCU इसकी एक्सेप्टेबल लिमिट, कॉज ऑफ रिजेक्शन लिमिट होती है, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। पांचवा, पांचवा है टेम्परेचर। टेम्परेचर होना कितना चाहिए, इसको बस इतना देखो, 10 से 25 डिग्री के बीच में होना चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। बस इतना ही याद रखना है तुम्हें फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स में। तो एक बार वापस से देख लेते हैं कि क्या क्या देखा फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स में। पहले देखा हमने सर सस्पेंडेड सॉलिड्स देखा, उसमें सस्पेंडेड सॉलिड्स में क्या देखा हमने कि ग्रेविमेट्रिक टेक्निक से यूज़ करते हैं। एक सैंपल होता है जिसमें टोटल सॉलिड्स होंगे, सस्पेंडेड सॉलिड्स, डिजॉल्व सॉलिड्स, वाटरमैन फिल्टर लगाया, उसको जब हीट किया तो फिर जो फिल्टर के ऊपर रह गया वो क्या हो गया, सस्पेंडेड सॉलिड्स, जो चला गया वो डिजॉल्व सॉलिड्स, उसको वापस से 450 डिग्री सेल्सियस पे करेंगे तो क्या मिल जाएगा, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ऐसे कर लोगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, एक्सेप्टेबल लिमिट और कॉज ऑफ रिजेक्शन लिमिट। एक्सेप्टेबल लिमिट कितनी होती है, 500 मिलीग्राम पर लीटर, और कॉज ऑफ रिजेक्शन कितनी होती है, 2000 मिलीग्राम पर लीटर। फिर पढ़ा हमने टर्बिडिटी। टर्बिडिटी क्या होता है, एक्सटेंड टू विच लाइट कैन आइदर बी स्कैटर्ड और एब्जॉर्ब्ड। तो उसमें एक फील्ड टेस्ट पढ़ा और 3 लैब टेस्ट पढ़ा। फील्ड टेस्ट में क्या पढ़ा था हमने, टर्बिडिटी रॉड मेथड। लैब टेस्ट में क्या था, बेल्स टर्बिड मेथड, जैक्सन मीटर और नेफ्लोमीटर। अब इसमें 2 इंपॉर्टेंट चीज बताई थी मैंने, बेल्स वाली और नेफ्लोमीटर वाली। बेल्स किस पे बेस्ड होता है, एड्सॉर्प्शन ऑफ लाइट के प्रिंसिपल बेस्ड होता है, और नेफ्लोमीटर स्कैटरिंग प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, ठीक। अब इसमें स्टैंडर्ड सैंपल पता होना चाहिए। स्टैंडर्ड सैंपल क्या होता है, सिलिका SiO2 होता है, पर नेफ्लोमीटर में क्या किया था हमने, फॉर्माजीन से सिलिका को रिप्लेस कर दिया था, इसलिए वो सबसे बेस्ट मेथड है। अब एक्सेप्टेबल लिमिट और कॉज ऑफ रिजेक्शन लिमिट 1 NTU टू 5 NTU, ठीक। अब टेस्ट एंड ऑर्डर ऑस्मोस्कोप में मेजर करते हैं, इसका यूनिट क्या है, थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर, टॉन, ठीक। अब इनिशियल वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम कैसे टॉन निकालते हैं बता दिया मैंने। अब कलर, कलर क्या होता है, हेजन यूनिट होता है या फिर उसको टीसीयू बोलते हैं, ट्रू कलर यूनिट। अब ट्रू कलर कैसे पता लगता है पानी का, बस डिसॉल्व सॉलिड्स की वजह से पता रहेगा। और अपेरेंट कलर कैसे पता होता है, टोटल सॉलिड्स की वजह से पता होता है। एक्सेप्टेबल लिमिट और कॉज ऑफ रिजेक्शन लिमिट क्या है, 5 TCU से 15 TCU। टेम्परेचर 10 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए। ये हमने खत्म कर दिया फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड क्या है मेरा, केमिकल वाटर क्वालिटी
पैरामीटर। इसमें सबसे पहला डिजॉल्व सॉलिड्स, इसमें अलग से कुछ नहीं पढ़ना है। ऊपर जब हम सस्पेंडेड सॉलिड्स पढ़े रहे थे, उसी के साथ साथ डिजॉल्व सॉलिड्स भी कैसे निकालते हैं वो हमने बता दिया था, ठीक है ना। सेकंड पे आ जाओ। सेकंड है पीएच, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना, ठीक है ना। पीएच, चलो अब पीएच में पहले ये समझ लो कि सबको पता है कि सर पीएच कितना होता है। 0 से 14 का एक स्केल होता है, 0 से 7 तक एसिडिक होता है, 7 न्यूट्रल होता है मेरा, उसके ऊपर बेसिक होता है। ये सब हमें पता है, मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना। पीएच में जनरली तुम्हें एक छोटा सा एक क्वेश्चन है, अगर तुम्हें वो पता है तुम्हारे पीएच के हर एक सवाल लग जाएंगे एग्जाम में। क्या पता होना चाहिए? ये पता होना चाहिए कि समझो पीएच होता क्या है, माइनस लॉग ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन बेस 10 पे, ठीक है ना। ये होता है पीएच। ये जो कंसेंट्रेशन है मेरा H प्लस, उसका यूनिट होता है मोल्स पर लीटर में होना चाहिए। ये कोई कंसेंट्रेशन है। बहुत बच्चे ये गड़बड़ी की होते हैं, करते हैं, एग्जाम में दिया होता है मिलीग्राम पर लीटर H प्लस का कंसेंट्रेशन, लिख के आ जाते हैं, गलत है। उसको मोल्स पर लीटर में कन्वर्ट करोगे। कैसे करते हैं? 1 मोल इज इक्वल टू गिवन वेट अपॉन में मोलिकुलर वेट, ऐसे करके मोल गिवन वेट को हम जो मिलीग्राम पर लीटर में दिया रहेगा उसको मोल्स में कन्वर्ट करेंगे, तब निकालेंगे माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन, तो पीएच मिल जाएगा। पीओएच क्या होता है मेरा? पीओएच होता है माइनस लॉग बेस 10 ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन, ठीक। अब इसकी यूनिट भी किस में होती है? मोल्स पर लीटर में होती है, कन्वर्ट कर लोगे। पीएच प्लस पीओएच मिला के कितना होता है? 14। इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसको थोड़ा खोलो, माइनस लॉग ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस माइनस लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस इज इक्वल टू 14, ठीक। क्या आएगा? माइनस कॉमन ले लो, -14 उधर भेज दो, तो ये क्या हो जाएगा? लॉग ऑफ H प्लस प्लस लॉग ऑफ OH माइनस इज इक्वल टू -14, तो क्या आ जाएगा? लॉग की प्रॉपर्टी H प्लस प्लस OH माइनस इज इक्वल टू 10 की पावर ऑफ -14। ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। अब समझो इसमें क्वेश्चन आता कैसे है। इसमें क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि तुम्हें पीएच दे रखा होगा, ठीक। फिर एक गिवन पीएच पे पीओएच निकलवा लेगा, या बोलेगा कि पहले पीएच इतना था, बाद में पीएच इतना हो गया, तो बताओ अब OH कितना, OH माइनस का कंसंट्रेशन कितना हो गया। बस इसी तरीके के बेसिक क्वेश्चन आते हैं। बस इसमें पता क्या होना चाहिए तुम्हें? ये चीज़ पता होना चाहिए कि जो कंसंट्रेशन हम लेते हैं वो मोल्स पर लीटर में लेते हैं। और कंसेप्ट सीरीज में 2-3 क्वेश्चन देख लेंगे इसका पीएच, एल्किनिटी वगैरह से, क्योंकि इससे क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं, ठीक है ना। इंडिकेटर्स के बारे में मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि 3 इंडिकेटर तो हमें पढ़ना ही है। कौन कौन से? 2 ही पढ़ने वजह, तो एक तो पढ़ना है हमें मेथाइल ऑरेंज और एक फेनोप्थलीन, जो कि एल्किनिटी में हम देखेंगे ही, तो उसको तो वहीं पे देख लेंगे, और बाकी कुछ तो उसमें रह नहीं गया। अब एक्सेप्टेबल लिमिट और कॉज ऑफ रिजेक्शन लिमिट इसकी होती है 6.5 से 8.5 के बीच में, इसको याद रख लेना, एक्सेप्टेबल लिमिट और कॉज ऑफ रिजेक्शन लिमिट, ठीक। आगे बढ़े, चलो। तीसरा केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर क्या है? एल्कनिटी। अब एल्कनिटी होती क्या है? एल्कनिटी इज द एबिलिटी ऑफ सर्टेन स्पीशीज प्रेजेंट इन द वाटर टू न्यूट्रलाइज H प्लस आयंस। यानी कि पानी है, उसमें कुछ स्पीशीज प्रेजेंट होंगे पानी में, ठीक, कुछ आयंस है। जनरली एल्कनिटी 3 स्पीशीज कॉज करते हैं। कौन कौन से? कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट और हाइड्रोक्सिल, OH माइनस आयन। अब हम क्या लेते हैं कि टाइट्रेट करते हैं उसको किसी एसिड के साथ, क्योंकि एसिड जैसे पानी में जाएगा वो क्या H प्लस और जो भी होगा उसमें टूट जाएगा। तो उन H प्लस आयंस को कितनी स्पीशीज उसको न्यूट्रलाइज कर पा रही हैं, उसी को एल्कनिटी कहते हैं। तो एबिलिटी ऑफ सर्टेन स्पीशीज टू न्यूट्रलाइज H प्लस आयंस इज नोन एज एल्कनिटी, ठीक है ना। अब मेजरली एल्कनिटी कौन कौन से आयंस की वजह से होती है? मेजर आयंस है बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट और OH आयंस।
हाइड्रोक्सिल। इन तीनों के वजह से ही एल्किनिटी होती है। क्वेश्चन में कुछ भी दिया हो, आप लोग बस इन तीनों को निकालोगे, एल्किनिटी। ठीक, अब चलो, क्वेश्चन में आपसे निकलवाएगा टोटल एल्किनिटी कितनी होगी, दिया कैसे रहेगा ये भी समझो। हमें निकालना है टोटल एल्किनिटी। फॉर्मूला के फॉर्म में लिख दे रहा हूं मैं, आपको इजी पड़ेगा हमेशा ये। मिलीग्राम पर लीटर ऑफ कार्बोनेट अपॉन में इक्विवेलेंट वेट ऑफ कार्बोनेट इनटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3। ये एग्जाम में ना टोटल एल्किनिटी आपसे निकलवाता है SCaCO3। SCaCO3 का मतलब क्या हो गया, जैसे मान लो कि पानी में कार्बोनेट कितना मिलीग्राम पर लीटर प्रेजेंट है, ये हमने निकाल लिया, ठीक है ना। अब SCaCO3 क्यों लिखते हैं, इसका भी एक डिटेल डिस्कशन है कि मतलब CaCO3 का जो मॉलिक्यूल होता है वो 100 होता है। चीजें बहुत इजीली हमें मतलब विजुअलाइज होने लगती हैं, इसलिए SCaCO3 लिखते हैं। ठीक, पर जनरली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहा हूँ कि क्वेश्चन बनना चाहिए, बस एग्जाम का ये है, तुम्हें आए चाहे ना आए, पर जो तुम कर रहे हो क्वेश्चन, वो क्वेश्चन बनना चाहिए। तो मान लो तुम्हें कार्बोनेट का दिया रहेगा कि पानी में कार्बोनेट इतना मिलीग्राम पर लीटर प्रेजेंट है, तो बताओ एल्किनिटी कितनी होगी। मान लो बस कार्बोनेट दिया हुआ है, हाइड्रोक्सिल और बाइकार्बोनेट एब्सेंट है, तो क्या कर लोगे, मिलीग्राम पर लीटर ऑफ कार्बोनेट अपॉन में इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट निकालना आता है ना, चलो बता देता हूँ। CO3 2 माइनस है, ठीक, कार्बन क्या है 12, ऑक्सीजन 16, 16 तरीके 48, ये कितना हो गया 60, उसकी वैलेंसी कितनी है 2, तो ये क्या हो गई 30, इक्विवेलेंट वेट इसकी हो गई 30, और CaCO3 की होती है 50। तो इस तरीके से निकाल लोगे। ठीक, अब मान लो पानी में दिया हुआ है कार्बोनेट बाइकार्बोनेट हाइड्रोक्साइड दोनों दिया है, इतना प्लस मिलीग्राम पर लीटर ऑफ OH माइनस अपॉन में इक्विवेलेंट वेट ऑफ OH माइनस इनटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 प्लस मिलीग्राम पर लीटर ऑफ बाइकार्बोनेट अपॉन में इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCO3 माइनस मल्टीप्लाई बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3। देखो ये बहुत छोटी चीजें से बार बार मैं लिख रहा हूँ, है ना, इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि बस यही एक ऐसी इकलौती चीज है जो कि एग्जाम में तुमसे एल्किनिटी से पूछी जाएगी और हमेशा पूछी आई जा रही है। तो पूछता है कि बताओ टोटल एल्किनिटी SCaCO3 क्या होगा, ऐसे निकालो। OH माइनस की इक्विवेलेंट कितना होता है बताओ, 17, HCO3 माइनस का 61, इसका बता दिया 50, इसका बता दिया 50। अब एक चीज और, समझ गया ना, ऐसे निकल जाएगा तुम्हारा टोटल एल्किनिटी है CaCO3। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब एल्किनिटी के लिए लैब टेस्ट क्या है, लैब टेस्ट फॉर एल्किनिटी, वाटर सैंपल है ये, वाटर सैंपल। अब इस सैंपल में प्रेजेंट क्या क्या है मेरा, सैंपल में कुछ जो एल्किनिटी जो कॉज करने की कौन कौन सी होती हैं, कार्बोनेट प्रेजेंट है मान लो, और बाइकार्बोनेट प्रेजेंट है, और OH माइनस प्रेजेंट है। इसको हम टाइट्रेट कर लेते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड से। जनरली जो यूज किया जाता है वो क्या है, 0.02 नॉर्मल H2SO4। अब इसको शुरू कर देते हैं हम टाइट्रेट करना। ठीक, दो इंडिकेटर यूज करते हैं, प्लस इंडिकेटर डालते हैं इसमें, सैंपल में डालेंगे इंडिकेटर कौन कौन सा, एक डालेंगे फिनोप्थिलीन और दूसरा मिथाइल ऑरेंज। फिनोप्थिलीन का वर्किंग पीएच रेंज होता है 8.6 से 10.3, या 10 मान लो, 8.6 से 10। मिथाइल ऑरेंज का कितना होता है 2.8 से 4.4। ये अपने पीएच रेंज के अंदर पिंक कलर इंपार्ट करता है और ये अपने पीएच रेंज के अंदर ऑरेंज कलर इंपार्ट करता है। बाहर कलरलेस है और इधर येलो कलर देता है, पीएच रेंज के बाहर रहेगा, तो येलो से ऑरेंज या रेड में हो जाता है मिथाइल ऑरेंज। ठीक है ना। तो अब पहले, अब टेस्ट समझ लो कि हम करते कैसे हैं। क्या करते हैं हम कि टाइट्रेट करते हैं हम, पहले 0.02 नॉर्मल H2SO4 ले लेंगे हम, ठीक है ना, टाइट्रेशन ट्यूब में।
और नीचे वाटर सैंपल है हमारा। वाटर सैंपल में एल्केनिटी कॉजिंग स्पीसीज प्रेजेंट है, कौन कौन सी? कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट और OH माइनस। अब क्या करते हैं कि यहाँ से खोलेंगे इसको टाइट, ताकि H2SO4 सैंपल में गिरे। जैसे H2SO4 सैंपल में आएगा तो एल्किनिटी कॉजिंग स्पीसीज जो है H+ आयंस को न्यूट्रलाइज करेंगी, ठीक। अब ये हमें कैसे पता लगेगा कि कब कौन सी स्पीशीज न्यूट्रलाइज कर रही है? उसके लिए हम इंडिकेटर्स यूज करते हैं, कौन कौन से? फिनोप्थेलिन और मिथाइल ऑरेंज। इस चीज को हम समझते हैं एक ग्राफ से, ठीक है ना, तब ज्यादा क्लियर बैठेगा वो। मान लो यहाँ पे पीएच स्केल है, ठीक। पहले पानी का पीएच 10 था मान लो, क्योंकि इसका वर्किंग पीएच फिनोप्थेलिन का क्या है? 10 से लेके 8.3 बताया था ना, 8.6 से 10, सॉरी। अब वाटर सैंपल है, ठीक है ना। अब जो वर्किंग पीएच रेंज फिनोप्थेलिन का है, उसमें हमने मतलब पाया गया, ऐसा देखा गया है, इस पीएच रेंज में क्या होता है ये समझो। और इसका पीएच रेंज क्या है हमारा मिथाइल ऑरेंज का? 4.6 से लेके 3.3, 2.8 से लेके 4.6 या 4.4, हाँ 4.4 ले लो। ये मिथाइल ऑरेंज का पीएच रेंज, वर्किंग पीएच रेंज, ठीक। अब देखो, वाटर सैंपल में जैसे ही हम एसिड को डालना शुरू करते हैं, ठीक, तो उसमें स्पीशीज हैं कौन कौन से? कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट स्पीशीज, वो न्यूट्रलाइज करना शुरू कर जाएंगी हमारे H+ आयंस को। तो क्या इस पोर्शन में कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, हाइड्रोक्सिल सब न्यूट्रलाइज करना शुरू कर देंगे? नहीं करेंगे। इस वाले पोर्शन में जो मेरे OH माइनस आयंस होते हैं वो न्यूट्रलाइज करते हैं H+ आयंस को, और जो CO3 माइनस होते हैं वो करते हैं H+ आयंस के साथ को न्यूट्रलाइज करते हैं, H+, तो ये बना देता है क्या मेरा? H2 बन जाएगा, यहाँ पे HCO3 माइनस। अब ये देखो, जो HCO3 माइनस है वो क्या है? वो भी तो एक न्यूट्रलाइज कर सकता है ना, एल्किनिटी कॉजिंग स्पीशीज है ना HCO3 माइनस भी। तो इसीलिए हम यहाँ पे स्टार कहते हैं, यानी कि क्या बोल रहे हैं कि आधा कार्बोनेट जो है वो न्यूट्रलाइज किया है। क्योंकि कार्बोनेट को न्यूट्रलाइज करने के लिए कैसे करना पड़ेगा? कार्बोनेट से पहले वो क्या बनेगा? बाइकार्बोनेट, फिर बाइकार्बोनेट से H2CO3 बनेगा, है ना। तो ये आधा कार्बोनेट यहाँ पे न्यूट्रलाइज हो चुका है। अब इस वाले पीएच रेंज में क्या होता है कि जो ये आधा न्यूट्रलाइज हो चुका था HCO3 माइनस, वो मेरा पूरा हो जाएगा, और जो पानी में इनिशियली HCO3 माइनस प्रेजेंट था वो भी H+ आयंस को न्यूट्रलाइज करके H2CO3 यहाँ पे बना देगा, ठीक है ना। तो मतलब हम समझे क्या कि जो वर्किंग पीएच फिनोप्थेलिन की है उसमें क्या होता है? हाइड्रोक्सिल आयन न्यूट्रलाइज हो जाता है, और हाफ ऑफ द कार्बोनेट आयन इज न्यूट्रलाइज। इसका मतलब हाफ का मतलब ये नहीं है कि CO3 माइनस बस आधा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि इस वाले जोन में CO3 माइनस जो मेरा है वो HCO3 माइनस बन गया है, कार्बोनेट बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हो चुका है। अब ये जो बचा हुआ बाइकार्बोनेट है, क्योंकि 8.3 से 4.4 के बीच में मेरा बाइकार्बोनेट ही बस न्यूट्रलाइज करेगा, तो बचा हुआ HCO3 माइनस जो है वो इस वाले जोन में करेगा, और जो पानी में इनिशियली प्रेजेंट था HCO3 माइनस वो भी इसी जोन में करेगा। और इस साल गेट में इस चीज से क्वेश्चन भी आया था, बहुत इजी क्वेश्चन था, मतलब थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही आया था। क्वेश्चन ही आया था, बस यही पूछा था कि किस जोन में कौन कौन सी चीजें न्यूट्रलाइज होती हैं। तो हमें पता है कि जब वर्किंग पीएच रेंज 10 से 8.3 होगा तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप H+ आयन के साथ रिएक्ट करके H2O बना देगा, यानी कि OH माइनस न्यूट्रलाइज करेगा H+ को, और हाफ ऑफ द कार्बोनेट लिखा हो तो भी सही है, या फिर कार्बोनेट मेरा बाइकार्बोनेट में बना देगा। इसलिए स्टार, स्टार क्यों मार किया है यहाँ पे? स्टार इसलिए मार किया है क्योंकि जो कार्बोनेट है वो पहले बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट होगा, और 8.3 से 4.4 के बीच में क्या होता है कि जो लेफ्ट ओवर बाइकार्बोनेट है, यहाँ पे जो लेफ्ट ओवर क्या है HCO3 माइनस का स्टार लगाया है, जो लेफ्ट ओवर वाला है वो न्यूट्रलाइज करेगा, और जो पानी में इनिशियली बाइकार्बोनेट प्रेजेंट था वो भी न्यूट्रलाइज कर देगा H+ आयंस को। इस तरीके से होगा, समझ में आ गया ना। चलो आगे बढ़े, ठीक है। अब इसमें भी एक्सेप्टेबल लिमिट और कॉज ऑफ रिजेक्शन लिमिट पता होना चाहिए। एक्सेप्टेबल लिमिट इसमें कितनी होती है? 200 मिलीग्राम पर लीटर, और कॉज ऑफ रिजेक्शन कितनी होती है? 600 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक। ये हो गई एल्गिनिटी। अब आते हैं अगली पे।
कौन सा वाला है? थर्ड है ना? हाँ थर्ड। थर्ड नहीं, फोर्थ है। फोर्थ है मेरा हार्डनेस। अब हार्डनेस, हार्डनेस जो कॉज होता है इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मल्टीवैलेंट कटायंस। ठीक है ना? जो पानी में मल्टीवैलेंट कटायंस प्रेजेंट होते हैं, हार्डनेस बस वही कॉज कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है। मल्टीवैलेंट कटायंस क्या हो गए? जैसे कि Ca2+ हो गया, या फिर Mg2+, Fe2+, Mn2+, एक्सेट्रा। ये सब मल्टीवैलेंट कटायंस है। अब क्वेश्चन पूछ लेगा क्या Na+ हार्डनेस कॉज करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये मल्टीवैलेंट नहीं है, ये क्या है? Na1 है। ठीक है ना? Al3+ हो गया, वो भी हार्डनेस इंपार्ट करेगा। तो ये सब है। तो मल्टीवैलेंट कटायंस जो होते हैं वही मेरा हार्डनेस इंपार्ट कर सकते हैं, हार्डनेस कॉज कर सकते हैं। ठीक। अब देखो, अब दो चीज है हार्डनेस में, टेम्पररी या कार्बोनेट हार्डनेस क्या होता है, और परमानेंट हार्डनेस या देखो नॉन कार्बोनेट हार्डनेस क्या होता है। पहला है टेम्पररी और कार्बोनेट हार्डनेस, कार्बोनेट हार्डनेस। दूसरा क्या है? परमानेंट और नॉन कार्बोनेट हार्डनेस, नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। जो टेम्पररी हार्डनेस होता है, अच्छा देखो बच्चे ना इसमें भी कंफ्यूज हो गए थे एक बार कि क्वेश्चन में पहले क्या था कि पहले पढ़ाया जाता था कि कार्बोनेट नॉन कार्बोनेट, टेम्पररी परमानेंट जनरली बच्चे भूल जाते थे, बस पता था कि कार्बोनेट होता है नॉन कार्बोनेट होता है। तो कार्बोनेट को ही हम टेम्पररी भी कहते हैं। एग्जाम में बोलो तो याद रखना क्या, टीसी टिकट कलेक्टर टेम्पररी कार्बोनेट। ठीक है ना? ये टीसी दो जगह ये टीसी यूज हो चुका, कहाँ पे? थीम्स कन्फाइंड, और अब यूज हो गया टेम्पररी कार्बोनेट। ठीक है ना? बहुत काम की चीज है टीसी। चलो, टेम्पररी या कार्बोनेट हार्डनेस, ये क्या होता है कि ये मेरा टेम्पररी हार्डनेस है, यानी कि इसको बस पानी को तुम बॉयल कर दोगे तो ये वाली हार्डनेस हम खत्म कर सकते हैं। ठीक है ना? अब इसको कार्बोनेट हार्डनेस बोला क्यों गया है? क्योंकि अगर मल्टीवैलेंट कटायंस जो है, ठीक है ना, पानी में जो प्रेजेंट है वो किसकी वजह से प्रेजेंट है? वो कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट की वजह से। जैसे कि मान लो ये है तुम्हारा Ca2+ है, HCO3 CO3 2- था। ठीक है ना? CO3 2- क्या हो गया? CaCO3, इसके वजह से जो हार्डनेस दे रहा है, तो ये हो गया मेरा टेम्पररी या कार्बोनेट हार्डनेस। ठीक है ना? तो यानी कि पानी में अगर कार्बोनेट और बाई कार्बोनेट, मल्टीवैलेंट कटायन कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट के प्रेजेंट है, तो वो देते हैं, इंपार्ट करते हैं टेम्पररी या कार्बोनेट हार्डनेस को, वो इंपार्ट करते हैं। तो कौन कौन से? कार्बोनेट या फिर बाई कार्बोनेट वाले जो मल्टीवैलेंट कटायन होंगे वो इंपार्ट करते हैं क्या? कार्बोनेट हार्डनेस को। और परमानेंट हार्डनेस क्या होता है? परमानेंट हार्डनेस, अच्छा ये परमानेंट हार्डनेस बॉइलिंग करने से नहीं निकलेगी। ठीक है ना? वो मतलब उसके लिए अलग मेथड है, जियोलाइट मेथड करते हैं, वो ट्रीटमेंट पढ़ेंगे हम लोग, ट्रीटमेंट में उसका अलग मेथड है। ये परमानेंट हार्डनेस है, ये इंक्रस्टेशन ले आता है पाइप में बहुत ज्यादा। क्यों? सरफेक्टेड प्रॉपर्टी ऑफ सोप को भी खत्म कर देता है ये, कि मतलब पानी में झाग नहीं बनेगा अगर परमानेंट हार्डनेस मिला तो ये किसके वजह से होता है? ये होता है जो मल्टीवैलेंट कटायंस प्रेजेंट है, किसकी वजह से? जैसे मान लो SO4 2- है, जो इसकी वजह से मल्टीवैलेंट कटायन प्रेजेंट है, इसकी वजह से मेरा परमानेंट हार्डनेस होगा। एनीथिंग अदर देन कार्बोनेट एंड बाई कार्बोनेट, वो सब आ जाता है मेरा परमानेंट में। क्लियर है? देखो जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पर समझो कि एक है CaCO3 है मेरा कंपाउंड है, ठीक। एक है CaHCO3 होल ट्वाइस, एक है CaSO4। अब बताओ इसमें से कौन कौन सा टेम्पररी कॉज करेगा, कौन कौन सा परमानेंट कॉज करेगा, ये बताओ तुम। एक और लिख दूं, CaCl2। देखो यहां पे मल्टीवैलेंट कटायन किसकी वजह से हो रहा है? ये हो रहा है कार्बोनेट की वजह से। तो ये कैसा हार्डनेस हो गया? ये हो गया कार्बोनेट हार्डनेस, कार्बोनेट हार्डनेस। अब यहाँ पे भी कार्बोनेट की वजह से Ca2+ मिल रहा है मुझे, तो ये क्या हो गया? कार्बोनेट हार्डनेस। यहाँ पे CaSO4 सल्फेट आयन की वजह से मुझे Ca2+ मिल रहा है, तो ये क्या हो गया? नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। सिमिलर वे में यहाँ पे भी क्लोराइड की वजह से मिल रहा है, तो क्या हो गया? नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। समझ में आ गया ना टेम्पररी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस का डिफरेंस क्या है? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब तुमसे एग्जाम में निकलवाता क्या है वो? एग्जाम में तुमसे निकलवाएगा वो कि टोटल हार्डनेस निकालो,
कि टोटल हार्डनेस क्या होगी। ठीक, तो समझो सेम तरीके से जैसे कि अभी हमने एल्केनिटी डिस्कस किया वैसे ही निकालेंगे। टोटल हार्डनेस SCO CO3 निकलवाएगा एग्जाम में तुमसे, SCaCO3। तो ये कैसे निकलेगा मेरा, ऐसे मिलीग्राम पर लीटर ऑफ Ca2+ अपॉन में इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ca2+ मल्टीप्लाई बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 प्लस मिलीग्राम पर लीटर ऑफ Mg2+ अपॉन में इक्विवेलेंट वेट ऑफ Mg2+ मल्टीप्लाई बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3। ऐसे ही जितने भी मल्टीवेलेंट कटाए होंगे सबके लिए लिख देना, सबको ऐड कर देना। यानी कि मान लो तुम्हें कैल्शियम दिया हुआ है कि पानी में प्रेजेंट है 5 मिलीग्राम पर लीटर दिया हुआ है, और इक्विवेलेंट वेट Ca2+ का क्या हो जाएगा, 40 हो गया उसका मॉलिक्यूलर वेट अपॉन में वैलेंसी 2, तो क्या हो गया 20, ले लेंगे 20। CaCO3 का हमें पता होता है 50। इस तरीके से Mg2+ दिया होगा तो कितने नंबर ऑफ मल्टीवेलेंट कैटायंस दे सकते हैं, इस तरीके से हम टोटल हार्डनेस निकाल लेंगे। ठीक है, चलो। अच्छा, अब एक नोट पॉइंट मैं दे रहा हूं यहां पे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। अभी हमने क्या निकाला, हमने निकाला एल्किनिटी क्या होती है, और क्या निकाला, टोटल हार्डनेस क्या होता है, ये हमने बताया। पर अगर एग्जाम में पूछ ले कि बताओ कार्बोनेट हार्डनेस क्या होगा या नॉन कार्बोनेट हार्डनेस कितना होगा, तो वो भी हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं हम, देखो हमें ये पता है कि टोटल हार्डनेस क्या होता है, कार्बोनेट हार्डनेस प्लस नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। ठीक, और कार्बोनेट हार्डनेस कितना होता है, एल्कलिनिटी और टोटल हार्डनेस में से जो भी मिनिमम होगा मेरा वो होगा कार्बोनेट हार्डनेस। तो यहां से कार्बोनेट मिल जाएगा, फिर वहां से तुम नॉन कार्बोनेट निकाल लोगे। ठीक है ना, तो ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत क्वेश्चन पूछे गए इससे, और प्रोबेबली आपके बार के एग्जाम में भी एक क्वेश्चन आ सकता है इससे, तो मेरी साइड से इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, चलो अब देखते हैं लैब टेस्ट फॉर हार्डनेस। हार्डनेस के लिए लैब टेस्ट वापस से टाइट्रेशन करेंगे हम। यहाँ पे सैंपल ले लिया वाटर का, वाटर सैंपल ले लिया, इसको टाइट्रेट करते हैं किससे, इसको टाइट करेंगे हम 0.01 मोलर EDTA, ये टाइट्रेंट मेरा। ठीक, 0.01 मोलर EDTA। वहां पे क्या करते थे 0.02 नॉर्मल H2SO4 से। वाटर सैंपल में क्या प्रेजेंट है मेरे, मल्टीवेलेंट कैटायंस प्रेजेंट है, जैसे Ca2+ Mg2+ मल्टीवेलेंट कैटायंस प्रेजेंट है। और यहाँ पूछता है कि इंडिकेटर क्या यूज करते हैं हम, इसमें इंडिकेटर यूज करते हैं हम एरिक्रोम ब्लैक टी, EBT एज एन इंडिकेटर, बोलते क्या इसको, एरिक्रोम ब्लैक टी। ठीक है ना, चलो। ठीक यार, एक चीज और शायद मैं एल्केनिटी में बताना भूल गया हूँ, उसे एक बार बताता हूँ। मैं तुम्हें जो, हाँ, लैब टेस्ट किया था वहां पे एक रिजल्ट है, उस रिजल्ट को याद करना है तुम्हें। रिजल्ट ये है 1 मिलीग्राम of 0.02 normal H2SO4 will give 1 ml of, अरे यार क्या हो रहा है, 1 ml of 0.02 normal H2SO4 will give 1 milligram alkalinity as CaCO3। बहुत इंपॉर्टेंट है ये मिस हो गया था मेरे से, है ना। चलो, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि एल्किनिटी में जो H2SO4 है, अगर यहां से हम VmL ऑफ एसिड यूज हो रहा है मेरा, तो यानी कि वो एल्किनिटी कितना इंपार्ट करेगा, वो करेगा 20 मिलीग्राम ऑफ एल्किनिटी SCaCO3। ठीक है ना, तो ये टेस्ट रिजल्ट है, इसको डायरेक्ट याद रखना कि 1 ml of 0.02 नॉर्मल H2SO4 will give 1 मिलीग्राम ऑफ एल्किनिटी SCaCO3। अब सिमिलरली हार्डनेस में भी एक टेस्ट रिजल्ट है, उसको भी याद रखना, वो है 1 ml of 0.01 मोलर
EDTA will give 1 milligram of hardness as CaCO3। ठीक, इसको भी याद रखना। यानी कि अगर 1 ml ऑफ 0.0 मोलर EDTA यूज करते हैं हम, तो हार्डनेस कैसे डिफाइन करेंगे उसका, उसकी हार्डनेस हो जाएगी 1 मिलीग्राम हार्डनेस देगा SCaCO3। ठीक, हर 1 ml EDTA जो यहाँ से निकलेगा वो 1 मिलीग्राम ऑफ हार्डनेस हमें कंप्यूट देगा, हमें देगा। ठीक है ना। चलो, अच्छा एक नोट चीज और है, इसको रखना, कभी कभार मैच द फॉलोइंग में अगर पूछ ले तो क्या ड्रिंकिंग वाटर के लिए लिमिट क्या होती है हार्डनेस की। पहले तो एक्सेप्टेबल लिमिट और कॉज ऑफ रिजेक्शन लिमिट जान लो। सेम होती है एग्निटी जैसी, 200 मिलीग्राम पर लीटर और 600 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक, और अगर ड्रिंकिंग वाटर के लिए पूछ ले, ड्रिंकिंग वाटर के लिए पूछ ले तो वो होती है 75 से 115 मिलीग्राम पर लीटर फॉर ड्रिंकिंग वाटर, मिलीग्राम पर लीटर। ठीक, ठीक है ना। चलो आगे बढ़े। कौन सा था हार्डनेस, फिफ्थ था ना, फोर्थ था। अब आते हैं नेक्स्ट केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर पे, डिस्कस करेंगे क्लोराइड्स। क्लोराइड्स Cl माइनस। पहले इसमें ये समझ लो कि टेस्ट कौन सा करते हैं, मोहर्स टेस्ट करते हैं हम, मोहर्स टेस्ट या फिर अर्जिन अर्जिनोमेट्रिक टेस्ट भी कहते हैं इसको, अर्जिनोमेट्रिक टेस्ट। एग्जाम में जनरली मोहर्स टेस्ट नाम से आएगा, मैच द फॉलोइंग में आता है ये। क्लोराइड के लिए कौन सा टेस्ट यूज करते हैं, मोहर्स टेस्ट। और अब इसमें स्टैंडर्ड सैंपल क्या है, स्टैंडर्ड सैंपल स्टैंडर्ड सैंपल इसका है सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन यूज करते हैं इसमें। ठीक है ना, AgNO3 का सॉल्यूशन यूज करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। ठीक, इंडिकेटर क्या यूज करते हैं हम, इंडिकेटर होता है इसमें पोटेशियम क्रोमेट, इंडिकेटर K2Cr2O4, पोटेशियम क्रोमेट को इंडिकेटर यूज करते हैं एज एन इंडिकेटर। एक्सेप्टेबल लिमिट और कॉज ऑफ रिजेक्शन लिमिट 250 मिलीग्राम पर लीटर से लेके 1000 मिलीग्राम पर लीटर होता है। इतना ही पढ़ना है आपको क्लोराइड्स में। अब देखो यार, अब यहाँ पे मैंने तुम्हें बस स्टैंडर्ड सैंपल बता दिया, मोहर्स टेस्ट क्या होता है ये भी नहीं बताया, इंडिकेटर क्या यूज करते हैं ये बता दिया, एक्सेप्टेबल लिमिट और कॉज ऑफ रिजेक्शन लिमिट। मैं वीडियो को बहुत लंबी नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि रिवीजन पर्पस के लिए है। ठीक है ना, तो क्लोराइड एक ऐसा टॉपिक है, क्वेश्चन ही नहीं पूछा है तो क्या करूं मैं, अब इस पे आधे घंटे तो दूंगा नहीं मैं फालतू के। इसमें तुम्हें याद कर रखना है कि एक्सेप्टेबल लिमिट क्या है और कॉज ऑफ रिजेक्शन लिमिट क्या है। एक ये चीज याद कर लो, मोहर्स टेस्ट याद कर लो कि मोहर्स टेस्ट जो होता है वो क्लोराइड के लिए होता है। ज्यादा ज्यादा याद कर लो कि स्टैंडर्ड सैंपल क्या है मेरा, स्टैंडर्ड सैंपल क्या है, सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन यूज करते हैं, और इंडिकेटर होता है मेरा पोटेशियम क्रोमेट इंडिकेटर होता है, बस। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पूछा है। प्रीवियस ईयर्स लगा के देखना, तुम गेट का ही PYQ लगा लेना बार के लिए, वो सफिशिएंट रहेगा। इससे अधिक क्लोराइड के लिए तुम एक क्वेश्चन नहीं पाओगे। तो क्लोराइड के लिए आप इतना ही जानो, आगे बढ़ते हैं। ठीक, क्लोराइड हो गया। अब नेक्स्ट है फ्लोराइड। फ्लोराइड फ्लोराइड क्या होता है कि फ्लोराइड होता है पहले ये समझो कि फ्लोराइड जरूरी है क्या हमारे लिए। सुबह सुबह जब ब्रश करते हो तो जो टूथपेस्ट यूज करते हो उसमें फ्लोराइड होता है, कितना होता है उसमें, कुछ अमाउंट ऑफ फ्लोराइड्स होता है, क्योंकि वो हमारे टूथ को जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग, इनेमल को स्ट्रॉन्ग रखते हैं हमारे। ठीक है ना, टूथ के इनेमल को, उसके वजह से डेंटल कैविटीज नहीं होती हैं, व्हाइटनिंग हो जाती है टूथ की। तो यानी कि हमारे लिए 1 मिलीग्राम, चलो 1 मिलीग्राम पर लीटर जो होना चाहिए फ्लोराइड पानी में प्रेजेंट होना ही चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि वो हमारे डेंटल प्रॉब्लम्स को दूर रखती हैं, व्हाइटनिंग ऑफ टीथ फ्लोराइड की वजह से होती है। तो 1 मिलीग्राम पर लीटर तो इसका एक्सेप्टेबल लिमिट है, इतना फ्लोराइड पानी में प्रेजेंट होना चाहिए। पर अगर फ्लोराइड तुम्हारा 1.5 मिलीग्राम पर लीटर से ज्यादा हो गया, मतलब ज्यादा फ्लोराइड कंज्यूम कर लिया तुमने, तो क्या हो जाएगा, तुम्हें बोन टूथ फ्लोरोसिस हो जाएगा, यानी कि टूथ का पीलापन हो जाएगा। ठीक है ना, टूथ में पीले हो जाएंगे।
डीकलराइजेशन ऑफ टीथ हो जाएगा, ऐसा याद रखो। अगर तुम्हारा 1.5 मिलीग्राम पर लीटर हो गया तो, उससे ज्यादा हो गया तो तुम्हारे डीकलराइजेशन ऑफ टूथ हो जाती है, डीकलराइजेशन ऑफ टूथ। अगर तुम्हारा फ्लोराइड तुम्हारे पानी में प्रेजेंट जो है 5 मिलीग्राम पर लीटर से ज्यादा हो गया तो तुम्हें बोन फ्लोरिसिस यानी मेल्टिंग ऑफ बोन, बोन मेल्ट कर जाएंगे, इतना फ्लोराइड भी नहीं ले सकते हम फ्लोराइड। तो इसके लिए एक्सेप्टेबल लिमिट क्या होगी फ्लोराइड के लिए, 1 मिलीग्राम पर लीटर इज द एक्सेप्टेबल लिमिट। एंड कॉज ऑफ रिजेक्शन लिमिट कितनी हो गई, वो हो गई 1.5 मिलीग्राम पर लीटर। देखो 1 मिलीग्राम पर लीटर प्रेजेंट होना ही चाहिए पानी में, क्यों, क्योंकि वो हमारे लिए अच्छा है। हमें ऐसा भी नहीं है कि अगर पानी में फ्लोराइड ना प्रेजेंट है तो सही रहेगा, नहीं होगा, दांत खत्म हो जाएंगे, ठीक है ना। तो फ्लोराइड का प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है पानी में, कितना, पर एक रेंज के अंदर। अगर वो 1.5 से ज्यादा हो गया तो तुम्हें डेंटल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, और अगर वो 5 से ज्यादा हो गया तो बोन फ्लोरिसिस हो सकता है, ठीक है ना। बोन फ्लोरिसिस का मतलब क्या हो गया, मेल्टिंग ऑफ बोन्स, मतलब मेल्टिंग ऑफ बोन। बस यही 3 चीज याद रखना है इसमें फ्लोराइड में, ठीक। अब 7वां, नाइट्रोजन की बात करेंगे अब हम, है ना। फ्री नाइट्रोजन, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन, ये सब क्या है इसके बारे में बात करेंगे, ठीक। जनरली अभी मैच द फॉलोइंग पूछेगा, तो जो इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूं तुम्हें। पहला, फ्री नाइट्रोजन, फ्री नाइट्रोजन या फिर अमोनिया बोल दो, NH3, ठीक है ना। अमोनिया तुम्हें इंडिकेट करता है कि रीसेंट पॉल्यूशन, कि अभी रिसेंटली पॉल्यूशन हुआ है। अगर तुम्हें पानी में अमोनिया मिल गया तो हम ये बोल देंगे कि पॉल्यूशन क्या है, रिसेंट है, इंडिकेट्स रीसेंट पॉल्यूशन, रीसेंट पॉल्यूशन। इसकी लिमिट क्या है, कितनी होनी चाहिए, कितना मतलब हम झेल सकते हैं, 0.15 मिलीग्राम पर लीटर, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए फ्री अमोनिया। दूसरा है ऑर्गेनिक अमोनिया, ऑर्गेनिक अमोनिया, इसकी लिमिट होती है 0.3 मिलीग्राम पर लीटर। अब एक यूनिवर्सल क्वेश्चन जो कि तुम प्रीवियस से उठाओगे, कम से कम 5 जगह मिल जाएगा ये क्वेश्चन। क्या पूछता है, पूछता है कि ऑर्गेनिक नाइट्रोजन, ऑर्गेनिक अमोनिया प्लस फ्री नाइट्रोजन या फिर अमोनिया को मिला के क्या बनता है, बनता है केजलडाल्स नाइट्रोजन बनता है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है तुम्हें, केजलडाल्स नाइट्रोजन इज इक्वल टू फ्री नाइट्रोजन प्लस ऑर्गेनिक नाइट्रोजन, या अमोनिया प्लस ऑर्गेनिक अमोनिया, ऐसे करके ऑर्गेनिक नाइट्रोजन, ये क्या होता है, केजलडाल्स नाइट्रोजन होता है, ठीक। प्रीवियस उठाना, ये 4-5 जगह ये चीज मिल जाएगा। एक नंबर है मैच द फॉलोइंग में जनरली पूछता है, ठीक है ना। तो फ्री नाइट्रोजन, अमोनिया प्रेजेंट है पानी में, तो हम क्या बोलेंगे, ये रिसेंट पॉल्यूशन हुआ था, उसकी लिमिट कितनी है, 0.15 मिलीग्राम पर लीटर। अगर पानी में ऑर्गेनिक अमोनिया प्रेजेंट है तो उसकी लिमिट कितनी है, 0.3 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, आगे है नाइट्रेट और नाइट्राइट। पानी में नाइट्राइट, नाइट्राइट इंडिकेट क्या करता है पहले समझो। नाइट्राइट का मतलब है इंटरमिटेंट पॉल्यूशन, इंटरमिटेंट पॉल्यूशन। मान लो पानी में पॉल्यूशन हुआ, ठीक है ना, किस तरीके से पानी पॉल्यूट हुआ मेरा, अब उसमें क्या होंगे, ऑर्गेनिक मैटर जाएगा, और क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे ना, जो कि उस ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करेंगे। तो नाइट्राइट वो फेज होता है जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज कर रहे होते हैं, तब ये मिलता है, ठीक है ना। अगर ये प्रेजेंट है इसका मतलब ये कि इंटरमिटेंट पॉल्यूशन, यानी कि जो तुम्हारा ऑर्गेनिक मैटर है वो डिकम्पोज नहीं हुआ है, और वही मतलब रीजन हो सकता है जिसकी वजह से डिजीज आउटब्रेक हो जाएगा। अगर ऐसा पानी पी लिया ना तो शरीर में बस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है और डिजीज आउटब्रेक होगा, मतलब बहुत दिक्कत हो जाएगी फिर। तो यानी कि इंटरमीडिएट पॉल्यूशन जो कि इंडिकेट करता है नाइट्राइट मेरा, इसीलिए पानी में नाइट्राइट जीरो होना चाहिए। नाइट्रेट नाइट्राइट मतलब 0.1% भी हम नहीं दे सकते पानी में, क्यों, क्योंकि इसका मतलब ये हो गया कि पानी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज नहीं हुआ है, इंटरमीडिएट पॉल्यूशन है, लेकिन इंटरमीडिएट डिकम्पोजिशन शो करता है, ठीक है ना। तो इसका लिमिट कितना होना चाहिए, 0 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक। अब लास्ट है नाइट्रेट।
नाइट्रेट। नाइट्रेट का मतलब क्या है? नाइट्रेट होता है ओल्ड पॉल्यूशन, ये इंडिकेट करता है ओल्ड पॉल्यूशन, यानी कि पहले पॉल्यूशन हुआ, फिर नाइट्राइट आता है, उसमें क्या होता है कि इंटरमीडिएट पॉल्यूशन, ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज हो रहा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज कर रहे हैं। फिर अब जब ये पूरा डिकम्पोजिशन हो चुका है, यानी कि पानी में अब और भी ऑर्गेनिक मैटर नहीं बचे हैं, ऑर्गेनिक मैटर नहीं बचे हैं, तो माइक्रोऑर्गेनिज्म में क्या होगा? उनको खाना मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, वो खुद को ही खा के फैकल्टेटिवली डिकम्पोज हो जाएंगे, यानी कि अब पानी में ना ऑर्गेनिक मैटर है और ना ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। तो नाइट्रेट, अगर उस समय पानी में नाइट्रेट प्रेजेंट होता है तो क्या उस पानी को पी सकते हैं? नहीं, पानी तो नहीं पी लेंगे इस तरीके से, क्योंकि पॉल्यूटेड तो है ही, पर इसकी एक लिमिट है कि अगर पानी में 45 मिलीग्राम पर लीटर भी नाइट्रेट प्रेजेंट हो तो वो गुड टू गो है, वो एक्सेप्टेबल लिमिट है, एक्सेप्टेबल और कॉन्सेंट्रेशन वही है, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मैक्सिमम कितना हो सकता है? 45 मिलीग्राम पर लीटर नाइट्रेट पानी प्रेजेंट होगा तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो फ्री अमोनिया कितना होता है? 0.15 मिलीग्राम पर लीटर। ऑर्गेनिक अमोनिया होता है 0.3 मिलीग्राम पर लीटर। नाइट्राइट कितना होता है? नाइट्राइट याद रखना, नाइट्राइट है तो इंटरमीडिएट पॉल्यूशन है, यानी कि माइक्रोऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज नहीं हुआ है, पार्शियल डिकम्पोजिशन शो कर रहा है, तो इसकी लिमिट कितनी होनी चाहिए? 0 मिलीग्राम पर लीटर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फिर नाइट्रेट हो गया, नाइट्रेट क्या हमें शो करता है कि पॉल्यूशन ओल्ड हो गया है, मतलब कि डिकम्पोजिशन पूरी तरीके से हो चुका है, ठीक है ना। तो इसकी लिमिट कितनी होती है? 45 मिलीग्राम पर लीटर। अब यहाँ पे एक और चीज है कि मान लो कि अगर तुम्हारा नाइट्रेट जो है वो 45 मिलीग्राम पर लीटर से ज्यादा पानी प्रेजेंट हुआ तो क्या, तब क्या होगा? तो उससे एक डिजीज हो जाती है, उसे कहते हैं ब्लू बेबी डिजीज, या फिर मैथ हीमोग्लोबिमेनिया करके भी क्वेश्चन में आता है, ठीक है ना। तो इसकी वजह से अगर ग्रेटर देन 45 मिलीग्राम पर लीटर हो गया तो ब्लू बेबी डिजीज हो जाता है, बच्चों में पाया जाता है ना, ब्लू बेबी डिजीज। इसीलिए ये भी रेंज में होना चाहिए, कितना होना चाहिए? मैक्सिमम 45 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक। ब्लू बेबी डिजीज को और क्या कहते हैं? मैथीमोग्लोबिमेनिया कहते हैं, है ना। तो ऐसे याद रखना कि ब्लू बेबी डिजीज कब होगा? अगर नाइट्रेट पानी में 45 मिलीग्राम पर लीटर से ज्यादा प्रेजेंट होगा तब होगा, ठीक। तो हमने पढ़ लिया, अब केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स में इतना सफिशिएंट रहेगा आपके लिए, इतना पढ़ना। अब थर्ड पार्ट पढ़ते हैं। थर्ड है बायोलॉजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर, वाटर क्वालिटी पैरामीटर, ठीक। अब देखो, अभी तक तो जो पढ़ रहे थे पढ़ ही रहते हैं हम, पर ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, बायोलॉजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर। हमें पता चलना चाहिए पानी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, पैथोजेंस है कि नहीं है, ठीक है ना। अब ये भी समझो, पानी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, ये बोल रहा हूं। दूसरा बोल रहा हूं, पानी में पैथोजेंस है, ये भी बोल रहा हूं। देखो, पैथोजेंस भी एक सेट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, पर पैथोजेंस वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि हार्मफुल है, वो क्या है? डिजीज कॉजिंग है, इनकी वजह से क्या होता है? डिजीज होता है, ठीक है ना, पैथोजेंस। तो यानी कि पानी में पैथोजेंस प्रेजेंट नहीं होने चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। हर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज कॉजिंग नहीं होता है, पर पैथोजन वो सेट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि डिजीज कॉजिंग है, ठीक है ना। चलो, तो पहला है, अच्छा, पैथोजेंस को टेस्ट करना है हमें, ठीक है ना। पैथोजेंस की जो टेस्टिंग होती है वो बहुत डिफिकल्ट होती है, डिफिकल्ट भी होती है, कॉम्प्लेक्स होती है, और बहुत कॉस्टली भी होती है। तो हम पानी में पैथोजेंस को टेस्ट नहीं करते हैं, इसीलिए हम पानी में टेस्ट क्या करते हैं? हम पानी में कॉलीफॉर्म्स को टेस्ट करते हैं। अगर देखो, अगर पानी में कॉलीफॉर्म प्रेजेंट है, पानी में कॉलीफॉर्म प्रेजेंट है तो पैथोजन प्रेजेंट होगा, और अगर पानी में कॉलीफॉर्म एब्सेंट है, कॉलीफॉर्म एब्सेंट है तो पैथोजन भी एब्सेंट होगा, ठीक है ना। तो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं कि हम